बच्चों, वेलकम टू स्कूल एकेडमी। आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके ज्योग्राफी के चैप्टर 5th की, जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट के हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के। सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी दो छोटी छोटी रिक्वेस्टेज रहेंगी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपकी किसी बोर्ड एग्जाम की जर्नी में आपके साथ बना रहूं और आपको ऐसा ही प्राइसलेस कंटेंट आपको देता रहूं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी में चार चांद लगा देंगे और तैयारी आपकी चार गुना बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर गवा सकते हैं, जो कि ऐसा काम आपको करना नहीं है। तो ये दूसरी बात का ध्यान रखना है। आओ वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आंसर यहाँ डाल दिया है, साथ ही साथ में एक रीज़न भी यहाँ डाला है कि आपका ये आंसर क्यों है। ठीक है, ताकि कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आता है तो वो यहाँ रीज़न आराम से देख सकें। मैं ये रीज़न समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये 10 से 15 मिनट के अराउंड जो वीडियो बनती है, ये पूरी सीरीज ऐसी चल रही है सारी चैप्टर्स की, कि मैं 10 मिनट के अंदर आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता सकूँ। ठीक है बच्चों, तो आओ पहले शुरुआत कर लेते हैं फटाफट एमसीक्यू फॉर्मेट से। Which one of the following mineral is formed by the decomposition of surface rocks leaving a residual mass of weathered material? तो इसका आंसर होने वाला है बॉक्साइट। और आगे बढ़ते हैं फटाफट। रीजन यहाँ लिखा हुआ है, पोज करके पढ़ सकते हो। विच वेराइटी ऑफ कोल कंसिडर द हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोयल? इसका ना जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है एंथ्रासाइट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। आंसर रीजन है, आप पोज करके पढ़ सकते हो। द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? इसका आंसर होने वाला है थोरियम। और रीजन मैं आपको यहाँ नीचे दिखाने वाला हूँ, ये रहा इसका रीजन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इन विच स्टेट इज द कोरडेमा गया हजारीबाग बेल्ट लोकेटेड, विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिक्का? हजारीबाग कौन सा वाला, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, जो कि आपके झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले जो पार्ट में जो पड़ता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे झारखंड, यहाँ पर्टिकुलर झारखंड का नाम लिया गया है, ये झारखंड के अंदर है। ठीक है, इसका एक और स्पेसिफिकेशन बताया गया कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिक्का है ये। तो भी हम ये भी हम याद रखेंगे, हो सकता है कहीं से घुमा के पूछ ले आपके एग्जाम में। ये देखिए, आप यहाँ इसका रीजन देख लीजिएगा। आगे है, विच मिनरल इज डिस्पेंसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज? ये दोनों सेम ही हैं, डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटिंग सेम ही चीज़ है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सी है जो इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मिका। आगे बढ़ेंगे। अब जो बात करने वाले हैं वो है शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कहीं जगह पे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसी की हम बात करेंगे। आंसर बहुत छोटा होने वाला है, कंटेंट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। आप अपने अनुसार इस कंटेंट को बीच में ऐसे मतलब ऐसे कीजिएगा कि 4 लाइन तो ही लिखनी है आपको बोर्ड एग्जाम में। बेसिकली 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 से 8 लाइन कंसीडर की जाती हैं, उससे ज़्यादा और राइटिंग में माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इम्पोर्टेंट कंटेंट। इसमें फालतू की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आप इसको पढ़ के अपने वर्ड्स में इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, पर मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी और मेरी एक सजेशन रहेगी कि 5 से 7 लाइन से ऊपर आप नहीं जाइएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स एंड विच मिनरल्स आर टिपिकली फाउंड इन देम? 2 क्वेश्चन है, एंड लगाने के बाद में पहला क्वेश्चन ये है प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, फिर दूसरे में पूछा गया है मिनरल्स कौन से हैं जो उसमें फाउंड होते हैं। यहाँ से है, प्लेसर डिपॉजिट्स आर द मिनरल अकरेंस फाउंड एज वैली डिपॉजिट्स इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। यहाँ से यहाँ तक बताया गया है इसका मैन कंटेंट जो है कि ये होता क्या है, कहाँ मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली एल्यूवल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि सैंड में मिलते हैं और वैली फ्लोर्स में मिलते हैं,
और बेस ऑफ द हिल्स में मिलते हैं। दीज डिपॉजिट्स जनरली कंटेन मिनरल्स दैट आर नॉट करेडेड बाई वाटर, जो कि पानी के कटाव से बाहर नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम, ये जो मिनरल्स हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है ताकि बच्चों को बहुत आसानी समझ में आए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कोई सी भी ईयर का हो, आप इसे उठा के देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हमेशा रखा जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कन्वेंशनल क्या होता है, पारंपरिक होता है। नॉन कन्वेंशनल जो कि नॉन अपारंपरिक वो जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, वो होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। पहले कन्वेंशनल का आंसर देखेंगे। कन्वेंशनल दीज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रल टाइप वाली होती है वो, और जो थर्मल टाइप वाली होती है वो, जो एक कोल से बनती है एक पानी से बनती है, आपने पढ़ा होगा, तो दोनों की बात कर रहे हैं। दे हैव बीन इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रल पावर जनरली रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा, जो कि एक टाइम के बाद नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और भी कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें सबको पता होती है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें बताई गई हैं हमने कन्वेंशनल कि ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो पुराने तरीके, पारंपरिक जो तरीका था सोर्स ऑफ एनर्जी का था, वो था जो गोबर के उपले होते हैं वो, कोल होता है वो, नेचुरल गैस होती है वो, बिजली होती है वो। अभी जो नए तरीके हैं जो नॉन कन्वेंशनल हैं वो हैं दीज इंक्लूड सोलर, wind, tidal, geothermal, biogas, and atomic energy. These resources are renewable and are becoming increasing important for sustainable energy development. ये sustainable energy development के लिए perspective से भी बहुत important है। ये renewable है, ये बार बार यूज किए जा सकते हैं, ख़त्म नहीं होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट भी पहुँचाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। वाई इज माइनिंग ऑफ्टन रेफर्स एज ए किलर इंडस्ट्री, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है शॉर्ट आंसर टाइप का। इसमें पूछा गया है माइनर्स ऑफ्टन, मतलब इसके में बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है। माइनिंग जो होती है उसका नेगेटिव पूछा गया है इंडस्ट्री का, इसमें बुरा क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको घबराना नहीं है इसे नया कीवर्ड देख के कि ये क्या है कैसे नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आओ यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, छोटा सा आंसर है। इसमें बेसिकली बुरी चीज़ें बताई गई है जो माइनिंग के बारे में है। माइनिंग इज हैजार्डस बिकॉज माइनर्स फेस कंस्टेंट थ्रेट्स सच एज कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इंडस्ट्रियल फ्लडिंग एंड फायर्स। इसमें बेसिकली जो पानी भर जाता है जो माइंस के अंदर, उसकी बात की है। ठीक है, और फायर्स जो कि माइंस के अंदर आग जो लग जाती है क्योंकि नेचुरल गैस वगैरह निकालते हैं, पेट्रोलियम और जो मिनरल निकालते हैं, उस टाइम पे आग भी लग जाती है। पर्टिकुलरली इन कोल माइंस, जो कोल माइंस में होती है वो आग ज़्यादा जल्दी लगती है। एडिशनली माइनर्स इनहेल डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स मेकिंग देम वनरेबल टू पल्मनरी डिजीज। पल्मनरी डिजीज किसे बोलते हैं, जो फेफड़ों से रिलेटेड होती हैं उन्हें बोलते हैं, लंग्स से जो रिलेटेड होती हैं उन्हें बोलते हैं। द इंडस्ट्री आल्सो कंटेमिनेटेड्स वाटर सोर्सेज एंड डिग्रेड्स द लैंड थ्रू वेस्ट डंपिंग। कंटेमिनेट्स मतलब खराब, जो पानी की पीने लायक ना छोड़ती हो, पानी को गंदा कर देती है, उसे कंटेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो माइनिंग है ये साथ ही साथ में ज़मीन की जो फर्टिलाइजेशन लेवल है उसे भी गिरा देती है और ज़मीन को बंजर बनाने का काम भी करती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आओ फटाफट देख लेते हैं इसे भी। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, पहला क्वेश्चन यहाँ तक है। दूसरा क्वेश्चन है हाईलाइटिंग द टू मेन जियोलॉजिकल एजेस ऑफ कोल डिपॉजिट्स। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक वन बाय वन देखेंगे, पहले यहाँ तक का देखेंगे, उसके बाद में ये वाला देखेंगे। ठीक है बच्चों, इन इंडिया कोल अकर इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस। भारत में दो जियोलॉजिकल एजेस में कोल जो है वो मिलते हैं। गोंडवाना कोल आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि गोंडवाना कोल क्या होता है। थोड़ा नहीं पढ़ा हो तो यहाँ देख लीजिएगा, ऐसे तो आपको पढ़ लेना चाहिए था क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। दिस कोल इज लिटिल ओवर, यहाँ पे बेसिकली आप लिटिल की जगह ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो कि ये एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं, आप अपने अनुसार अपने
श्रद्धानुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोल्स होते हैं जो कि 200 मिलियन साल पुराने हैं, और द मेजर रिसोर्सेज विच इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल कोल सॉरी आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली। ये वो कोल हैं जो दामोदर वैली में मिलते हैं, जो वेस्ट बंगाल झारखंड में है। छोटा, जैसे मैंने बताया था, छोटा नागपुर प्लेटू है, हजारीबाग प्लेटू है उसमें। और इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स इन द दिस रीजन इंक्लूड झारिया, रानीगंज और बोकारो। ये तीन जो रीजन्स हैं, कोल फील्ड्स हैं, वो इस रीजन के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है बच्चों। डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज। इन तीनों जो, एक तो गोदावरी नदी है, महानदी है, सोन नदी है, और वर्धा वैलीज भी है, एक एग्जाम्पल वैली का भी डाल दिया इन्होंने। तो इन सभी जगह पे ये मिलती है, गोंडवाना कोल जिसे हम बोलते हैं वो मिलता है, ठीक है। आगे वाली जो हम बात करेंगे वो है टर्सरी कोल। इसका जो मेन फैक्टर है आपको वो ये चीज़ याद रखनी थी, ये कितना पुराना है, क्योंकि ये एक अलग से क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल एज जो पूछी गई है उससे रिलेटेड। ये 200 मिलियन साल पुराना कोल है। साथ ही साथ में ये जो को है, ये नया कोल है, ये सिर्फ 55 साल पुराना, 55 मिलियन ईयर्स पुराना कोल है बच्चों, ठीक है। टर्सरी कोल्स अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये सिर्फ मेघालय में मिलता है, आसाम में मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और नागालैंड में मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, उसके बारे में बताया गया है। छोटा सा आंसर है, दोनों बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अगर मेरा समझाया हुआ भी नहीं समझ आ रहा है तो आपके लिए ये सहूलियत भी मैंने रखी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसमें छोटी सी एडिशनल लाइन है, ये अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। इसमें बताया हुआ है बेसिकली कि जो कोल की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कोल का एज रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, वो काफ़ी पास में होती हैं, क्योंकि कोल बहुत ही हैवी मटेरियल होता है। और उसको क्या होता है कि जो ऐश होती है कोल को यूज़ करने के बाद में, उसे भी डंप करना होता है, तो वो पास ही लगी हुई होती हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगी हुई होती हैं कोल फील्ड से, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। अगली जो क्वेश्चन है वो है, वाई डज सोलर एनर्जी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉमन सेंस यूज करके लिखने वाला क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने अनुसार लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा इसका आंसर, ठीक है। सोलर एनर्जी हैज ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया फॉर सेलवर रीजन्स, ये आपको डालना है पहले ही पहले। फिर आपको बताना है ट्रॉपिकल लोकेशंस की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है वो इनोरमेरस पॉसिबिलिटीज फॉर द टैपिंग सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल भी काफ़ी दूर है, साउथ पोल भी काफ़ी दूर है, ठंड से दूर है, जहाँ अच्छी खासी धूप मिलती है, यहाँ गर्मी अच्छी खासी होती है। तो इसलिए ट्रॉपिकल जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है इंडिया की, ठीक है। आगे वाली जो है वो टेक्नोलॉजी, हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है रूरल एरिया के अंदर भी, क्योंकि आज हम लकड़ी और काउडंग्स की जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो हमारा डिपेंडेंस थी पहले लकड़ी पे होती थी, काउडंग केक्स पे होती थी, उस डिपेंडेंसी को कम करता है। आगे इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। अगर सोलर प्लेनेट से अब जो सोलर सिस्टम जो लगाते हैं उससे अगर हम बिजली बनाएंगे तो कोई इन्वायरमेंट को दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट सनसाइन जो सन रेज होती है उनसे वो बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स में डाली हुई है, इसका वो फ़ायदा भी है। और एक सस्टेनेबिलिटी, इसमें एनर्जी जो है वो बेसिकली ऐसी जगह से आ रही है जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है। सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का जो अपना मोटो है वो भी इसमें कंप्लीट होता है, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है बच्चों। यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नया जो वीडियो आएगा वो और भी बेहतरीन आएगा, और क्वेश्चन आंसर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा मेरी इस मेहनत के लिए, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय द मेलोडी ऑफ योर लाइफ, ठीक है।